स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कीन्स के बारे में। ठीक है, देखिए, अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स बिकॉज द लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका सिंपल सा मतलब है, अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ठीक ना? क्यों क्यों बोला जाता है अल्कीन्स को ओलेफिन्स? क्योंकि आपके अल्कीन के जो आपके लोअर मेंबर्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्कीन का होमोलोगस सीरीज देखा है। शुरू में आपका क्या क्या आता है? आपका शुरुआत होता है इथीन से। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, पेंटीन। ये सारे उसके मेंबर्स ही तो हैं। तो जो भी आपके लोअर मेंबर्स होते हैं ना अल्कीन के सारे के सारे जो हैं, जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई ऑयली प्रोडक्ट बनाता है। दैट्स वाई अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑयलीफिन्स बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कीन्स आर कंपाउंड विथ एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अल्कीन्स के कंपाउंड में कम से कम एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होना जरूरी है। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालोगे तो ये CH2 होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका, मैंने क्या बोला, दो कार्बन होना चाहिए ना। दो कार्बन के बीच में तभी ना डबल बॉन्ड आएगा। ठीक ना? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर C होगा तो आपको बन ही नहीं पाएगा। ठीक ना? क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड तभी मिलेगा जब आपका साथ में दो कार्बन हो। समझ रहे हैं ना? इसीलिए शुरुआत यहाँ पर n का वैल्यू 2 से करेंगे। CH2 होता है बट CH2 आपका अल्कीन के मेंबर नहीं आएगा, उसे हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक ना? तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू कितना रखोगे? 2 रखोगे। क्यों 2 क्यों रखा? क्योंकि कम से कम दो कार्बन होना चाहिए तभी ना डबल बॉन्ड बता पाएंगे। ठीक ना? तो इस तरह का आपका कम से कम एक होना चाहिए ना, इसीलिए हमें यहाँ पर C का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। समझ आया? तो CnH2 इसका जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करें, अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बिकॉज ईच ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कार्बन के टोटल 4 वैलेंसी होते हैं और सारे के सारे वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई नहीं होता है। इसीलिए अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। यानी अल्कीन्स को ओलेफिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने समझा दिया। अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक ना? सिर्फ अल्कीन क्यों, अल्काइन आगे पढ़ोगे, अल्काइंस को भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है। ठीक ना? अब बात करते हैं इसके अकरेंस की, कि अल्कीन्स कहाँ कहाँ नेचर में देखने को मिलेगा। तो देखिए, अल्कीन्स सेल्डम अकर फ्री इन नेचर बिकॉज दे आर रिएक्टिव। अल्कीन्स नेचर में फ्री स्टेट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सेल्डम का मतलब हो गया कि कभी कभार। ठीक ना? बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव नेचर का होता है। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कीन्स नेचर में फ्री स्टेट में क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, इस वजह से। इसके अलावा और क्या इसके मतलब सोर्सेज हम देख सकते हैं, तो कोल गैस में अल्कीन्स देखने को मिलेगा। और आपका क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में जो क्रैक बन जाते हैं उस क्रैक में भी अल्कीन्स हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, सब कुछ आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने उसमें सब कुछ बताया। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से होमोलोगस सीरीज को अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है? तो जरा देखिए, यहाँ पर आपका पहला मेंबर C2H4 होगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इथीन। क्या पढ़ते हैं? इथीन। इथीन इसका IUPAC नेम है और इथाइलिन इसका ट्राइबियल नेम है या फिर कॉमन नेम है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में अच्छे से क्लियर किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अगर आपको नोमेनक्लेचर अच्छे समझना है ये कैसे बनता है तो आप नोमेनक्लेचर की वीडियो देख सकते हो, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया। फिर उसके बाद C3H6 है, इसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर H3 आया, फिर यहाँ H आएगा और यहाँ पे H2 आएगा। ठीक ना? अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था, चाहे यहाँ भी, कहीं भी आप लगा सकते हैं क्योंकि शुरुआत तो आपका यहीं से होने जा रहा है ना। ठीक ना? ओके, चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमर्स इन अल्कीन्स। अल्कीन्स में आइसोमर्स कैसे होगा वो समझना बहुत जरूरी है। अल्कीन्स में कम से कम 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए,
तभी आपका आइसोमर्स बनेगा, वरना आपका आइसोमर्स नहीं बनेगा। तो इससे आइडिया हो गया कि आपका जो शुरुआत होगा ब्यूटीन से ही होगा, क्योंकि ब्यूटीन में कार्बन के एटम 4 होते हैं, ठीक ना। तो ब्यूटीन का याद रखिएगा 3 आइसोमर्स होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर 2 आइसोमर्स दिखाया है, अभी और 2 मिलेंगे, बट उसमें से एक रिपीट होगा। कौन सा? ये वाला रिपीट होगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि अल्कीन्स में कितने टाइप्स के आइसोमरिज्म बनते हैं, तो 2 टाइप का बनता है। एक है पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है ना, और एक आपका चेन आइसोमरिज्म, दोनों बनता है। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में देखिए आपका 1 ब्यूटीन, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटीन भी बोलते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर 2 ब्यूटीन बना है, ठीक ना। तो ये आपका पोजीशन के अनुसार बना है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये आपका इस पोजीशन पे था, ये यहाँ पर भी हो सकता था। तो इसका मतलब तो वही होता है, ये यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, बात बराबर होता। लेकिन यहाँ से अब ये बीच में आ गया, तब ये पोजीशन चेंज हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर बोला गया पोजीशन आइसोमरिज्म होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ब्यूटीन में कितने आइसोमर्स बनते हैं, किस टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं इसमें। तो पोजीशन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका चेन आइसोमरिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं आइसोमर्स इन अल्कीन्स में ही सेकंड टाइप का, चेन आइसोमरिज्म, ठीक ना। हम लोगों ने पोजीशन आइसोमरिज्म देख लिया, जिसमें आप लोगों ने 2 टाइप देखा, ठीक ना। अब चेन आइसोमरिज्म में आपको 2 टाइप दिख रहा होगा, 2 तरह का आपको आइसोमरिज्म यहाँ से बन रहा है, आइसोमर्स बन रहा है, ठीक ना। आइसोमर्स क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़ा है कि जिसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट आपका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपको आइसोमर्स है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 6 और 2 8 हो गया, ठीक ना। यानी कि C4H8 है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, 3 3 6 या 2 8, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, फॉर्मूला तो सेम ही है ना। आपका डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चेन आइसोमरिज्म है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ब्यूटीन का जो आइसोमर्स होता है, 3 ही आइसोमर्स होते हैं। एक तो ये 1 ब्यूटीन था, एक आपका 2 ब्यूटीन था। दोनों आपका 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन हम लोगों ने जो आपका पोजीशन आइसोमरिज्म था उसमें देख लिया था, ठीक ना। इसमें आपको नया क्या आया, ये चेन आइसोमरिज्म में आपका नया आया, क्योंकि इसमें ब्रांच आ जाएगा ना, इस वजह से इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन आ गया। तो टोटल आपको 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आइसोमरिज्म ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं इथीन और इथाइलिन, क्योंकि हमको इस चैप्टर में मेनली इथीन के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है। इथीन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखना है, उसी का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमको इथीन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो जरा देखिए, इथीन को हम लोग इथाइलिन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है। उसके बाद हम बात करें कि इथीन हमारे नेचुरल गैस में मौजूद होता है, ठीक ना। इसके अलावा इथीन जो है प्लांट हार्मोन के जैसा होता है, यानी कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं ना, उसमें भी आपका इथीन देखने को मिलेगा। इसके बाद इथीन की बात करें तो इथीन आपके राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। जो फ्रूट पकते हैं उसके लिए केमिकल यूज होता है। तभी आप देखते हो ना, बिना सीजन के भी आपको कोई ना कोई फल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आम का सीजन नहीं है, फिर भी आपको मार्केट में आम देखने को मिल जाता है, या कोई ऐसा फल देखने को मिल जाता है जिसका सीजन भी नहीं है, फिर भी देखने को मिल जाता है, तो केमिकल्स की वजह से। तो एक केमिकल आपको आइडिया हो गया, उस केमिकल का नाम है इथाइलिन या फिर इथीन, जिसकी वजह से फ्रूट्स को पकाए जाते हैं। राइपन मतलब पकाना। उसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो एंगल बनता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है, और इसका जो मॉलिक्यूल का नाम है वो है प्लेनर मॉलिक्यूल या फिर फ्लैट मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हो गया। तो यहाँ पर बेसिक बातें हमने इथीन के बारे में देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इथीन को कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। आपको लेबोरेटरी वाला एग्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है, और डायग्राम पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार एग्जाम में डायग्राम दे देता है, और आपकी जो केमिकल्स उसके नाम को आपसे पूछेगा। इसमें एक्स नाम का केमिकल है, जैसे एक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पर ये जो वाई नाम का गैस बन रहा है, इस वाई को आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह से एक्स वाई जेड करके फॉर्म में पूछता है, डायग्राम अगर दे देता है तो, ठीक है ना। अगर डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो अब आपको यहाँ पर मेन मेन पॉइंट, यहाँ पर वही सब कुछ है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। फालतू का कोई भी चीज पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका इसमें जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम पे कमांड होना चाहिए। दूसरा आपका जो है केमिकल रिएक्शन कमांड होना चाहिए। कोई मेथड है तो उस मेथड के बारे में पता होना चाहिए, या कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इथीन को प्रिपेयर करने वाले हैं, तो सबसे पहले याद रखेंगे इथीन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, ये आपका एक पूरा सेटअप है।
जिसमें ये आपका एक राउंड बटन फ्लास्क है, जिसमें ये आपको थिसल फनल लगा हुआ है, एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है, एक डिलीवरी ट्यूब है। यहाँ पर हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है, ठीक ना। अच्छा अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये फिर से डिलीवरी ट्यूब है, ये आपका गैस जार है और ये आपका बीकर है। ये सब मैंने बता दिया आपको। उसके बाद बात करें कि इस फ्लास्क में आपको कौन सा केमिकल दिया गया है, इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। अब इस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, थिसल फनल के थ्रू डालेंगे, रिएक्शन होगा। आप देखिए C2H5OH का रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो आपको क्या बनेगा, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको इथीन गैस बन रहा है। इथेन नहीं बोलेंगे, इथीन गैस बनेगा, साथ ही साथ वाटर भी आपका बनेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जैसे ही क्या हुआ, ये इसका काम क्या था, इसका ये जो थर्मोमीटर इसका काम है बस मेजर करना कि कितना टेम्परेचर लग रहा है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप क्या देखिएगा, ये जो इथीन गैस यहाँ से जा रहा है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जा रहा है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से इसको पास क्यों कराया, तो सिंपल सा रीजन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इथीन गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से इसलिए पास कराया जाता है ताकि उसमें जो मौजूद इंप्योरिटीज कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। इसलिए हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को पास कराया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वाई वी पास इथीन गैस through sodium hydroxide solution in order to remove कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन बन गया रीजनिंग का। चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ से CO2 SO2 निकल चुका है। अब आपका फिर से इसमें से इथीन गैस जो है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अब आपका गैस जार में कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इथीन गैस बना है, ठीक ना। ये जो आपका है वाटर के ऊपर इसको कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और बनेगा कि हम लोगों ने इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से ही क्यों कलेक्ट किया। इसके फर्स्ट रीजन है क्योंकि जो इथीन गैस होता है वो इनफ्लेमेबल गैस होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या, जो खुद जले, है ना। उसके बाद इनसोलुबल इन वाटर, ये वाटर में सोलुबल नहीं होता है, तो इस पर बेस भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इसमें लिटिल अमाउंट में एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड किया गया है वाटर में, है ना। तो इसको क्यों ऐड किया गया, ताकि फ्रोथिंग को ये रोक सके, वाटर में जो भी फ्रोथिंग वगैरह हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, लिटिल अमाउंट में एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड किया है, ठीक ना। तो आपके ये क्वेश्चन बन गए ना। आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से क्यों कलेक्ट करें इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट हमने क्यों ऐड किया इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। और आपका जो है एक और मेथड है जिसमें हमने क्या किया, इथीन गैस ही मिलेगा बट यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करना है और टेम्परेचर को 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाना है, ठीक ना। तो उस केस में भी आपको इथीन गैस और वाटर मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने आइसोमर्स जो भी थे इथीन को उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इथीन और इथाइन, है ना, इसकी बेसिक बातें को समझा कि आपका इथीन कहाँ मौजूद है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है आपका रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, ये सब हमने देखा। फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इथीन पर आया जिसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरह से बनता है मैंने आपको बता दिया। लेबोरेटरी मेथड बोलेगा तो आपको यही रिएक्शन लिखना है, ठीक ना। ये अनदर मेथड है और इसके अंदर बहुत सारी बेसिक बातें था जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। केमिकल का नाम आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन सा केमिकल है, आपका इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे कौन सा केमिकल डाला जा रहा है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है, इथीन गैस बन रहा है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट को क्यों हमने यूज़ किया है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्यों यूज़ किया है, ये सब का बारे में बताया। और हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे जिससे आपका जो है इथीन गैस को प्रिपेयर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड मेथड में। हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देख लिया ना, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना। यानी इसके पहले हम लोगों ने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, ठीक है ना। अब बात करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस मेथड से भी आप जो है इथीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिया, इथाइल क्लोराइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्ग, सब में सेम लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, इथीन गैस बनेगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही वाटर बनेगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इथाइल ब्रोमाइड लिया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, इथेन गैस बनेगा जो कि C2H4 होगा, साथ में
यहाँ पर बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और आपका बनेगा वाटर। ये जो बात है इसमें भी सेम होगा, यानी कि एल्कोहलिक हॉट कॉन्ग सब में वही लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इथाइल आयोडाइड है, ये भी जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सेम चीज देगा, क्या देगा, आपका जो है C2H4 यानी कि इथेन इथीन गैस देगा, और आपका पोटेशियम आयोडाइड देगा और आपका वाटर देगा। अब चेक कीजिए बैलेंस है क्या, कार्बन दो, हाइड्रोजन 5 1 6, 4 यहाँ है, 2 यहाँ, 6 है, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन बैलेंस है। सिमिलरली सब आपका बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरह के केमिकल इक्वेशन भी आपको बैलेंस करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स पर आते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका याद रखना है कि जो आपका अल्कीन गैस होता है, मतलब अल्कीन इथीन गैस है, वो आपका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि उसमें आग लग सकती है, ठीक ना, बर्न करता है ये इथीन गैस। और आपका इसका स्मेल कैसा होता है, फेंट स्वीटिश, हल्का सा मीठा मीठा इसका स्मेल होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -169 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट आपका -102 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली नहीं पूछे जाते हैं, आपका कलर वगैरह पूछा जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और दूसरा आपका स्प्रैंगली सोलुबल वाटर, यानी वाटर में बहुत ही कम सोलुबल होता है, मैंने बताया था आपको, यानी ये आपका सोलुबल है बट किस में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब डिफरेंसेस बताया था, उसमें आपको बताया था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होते हैं। तो आपको ये लगभग हर जगह ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। ओके, तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, ठीक ना। अच्छा, और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होते, जैसे कि आपका एसीटोन था, अल्कोहल था, है ना, आपका जो है ईथर है ना, क्लोरोफॉर्म है, सारे सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है आपका, प्रोड्यूसेस एन एनेस्थेटिक इफेक्ट अपॉन इनहेलेशन, यानी कि अगर कोई इथीन गैस को सूंघे ना तो वो बेहोश भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो इसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एडिशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, जिस इसके पहले अल्केन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, अल्कीन में आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो एडिशन रिएक्शन बहुत तरह का यहाँ पर है, अभी तो यहाँ पर केवल मैंने दो ही बताया, इसके बाद दो और आएगा। तो फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो इथीन गैस है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो जाकर के इथेन गैस बना है। इथीन से क्या बना, इथेन बना। अच्छा, यहाँ पर देखिए निकल के जगह प्लेटिनम और प्लेडियम कैटलिस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, तो उस केस में टेम्परेचर 200 से आपका नीचे ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही आपका काम चल जाएगा। तो इसका मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैटलिस्ट के बारे में, निकल के जगह और क्या कैटलिस्ट यूज हो सकता है, तो प्लेटिनम और पैलेडियम मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है ना। नाउ अब सेकंड हम आते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स का एडिशन जिसको हम लोग हेलोजिनेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हेलोजिनेशन बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा देखिए यहाँ पर इथीन गैस है, ये क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, इथाइलिन क्लोराइड, जिसको 1,2 डाइक्लोरो इथेन भी बोलेंगे, ठीक ना। उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं ये इथीन गैस है और ये ब्रोमीन है, तो क्या बनाएगा C2H4Br2, और इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन ब्रोमाइड, और 1,2 डाइब्रोमो इथेन नाम पड़ेगा इसका। उसी तरह से ये जो इथीन है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, इथाइलिन, यानी कि C2H4I2, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन आयोडाइड, ठीक ना, या फिर 1,2 डाई आयोडो इथेन, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है इथीन का, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, और यहाँ पर अनस्टेबल डाई आयोडो इथेन बनता है, मतलब ये जो है ना ये आपका डाई आयोडो इथेन है जो कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक ना। जो क्या करता है, फिर से इथेन को एलिमिनेट करके वापस इथीन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही स्लो रिएक्शन है, हाँ बनता तो है लेकिन ये बहुत ही स्लो स्लो बनता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और आपका है यहाँ पर देखिए, ब्रोमीन सॉल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज अ रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि ब्रोमीन सॉल्यूशन
कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका जो ब्रोमीन के सॉल्यूशन मौजूद है ना, उसका कलर आपका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक ना, यानी ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक ना। व्हेन एडेड ड्रॉप बाय टू इथेन, और जब इस ब्रोमीन सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या देखिएगा, जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का वो डिसअपियर होने लगेगा। डिसअपियर क्यों होता है, क्योंकि कलरलेस डाई ब्रोमोमीथेन बनता है ना, डाई ब्रोमो इथेन इथेन बनता है, इस वजह से आपका क्या होगा, जो रेडिश ब्राउन कलर है डिसअपियर हो जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ब्रोमीन सॉल्यूशन का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर क्यों हो जाता है जब हम लोग इसको इथेन में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये आपका डाई ब्रोमो इथेन बनाता है जो कि कलरलेस होता है, इसके फॉर्मेशन की वजह से जो है रेडिश ब्राउन कलर आपका ब्रोमीन का डिसअपियर हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पर जो भी मेथड था लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का वो सीखा हम लोगों ने, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी सीखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, ठीक ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में दो देख लिया है, एक आपका हाइड्रोजिनेशन और एक आपका हेलोजिनेशन। दो और बचे हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और आपका थोड़ा सा यूजेस है, फिर आपका ये चैप्टर अल्कीन वाला खत्म हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ही, जिसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन देख रहे थे ना। एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने दो देख लिया था, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लिया था, तो एडिशन ऑफ हेलोजन भी देख लिया। अब बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें देखिए ये जो इथीन गैस है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको क्या देगा, इथेनॉल देगा, जिसे हम लोग इथाइल अल्कोहल भी पढ़ते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो इथीन है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जाहिर सी बात एसिड ही लेंगे ना, एक्वस स्टेट है, ठीक है, तो आपको क्या बनेगा, C2H5Cl, जिसको लोग इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक ना। और ये इथाइल क्लोराइड जब फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है इथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिएक्शन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रीजन सिंपल सा है, इस तरह के रिएक्शन में देखा था बट वहां पर एक कंडीशन दिया हुआ था, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो वहां पर एल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्ग था, तो उस केस में इथीन गैस बन रहा था, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा था और आपका वाटर बन रहा था। बट यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया, सिंपली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है हमने, ठीक ना। यहाँ पर एल्कोहलिक है, हॉट है, कॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करने का चीज़ है, और आप अपने मन से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं बनाना है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि थोड़ा सा कंडीशन मैंने चेंज किया तो प्रोडक्ट कुछ और बनने लग रहा है, ठीक ना, इसीलिए कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है। तो आपको प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, है ना। थोड़ा सा कंडीशन टेम्परेचर ज़्यादा करो तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, टेम्परेचर कम करो तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हम इसको ट्रिक नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन आपका अच्छा हो सकता है। नाउ तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एडिशन रिएक्शन सबसे पहले खत्म कर लिया। अब सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका पॉलीमेराइजेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे पॉलीथीन कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड का आपका एसोसिएट होता है, जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक बिगर मॉलिक्यूल बनाता है, उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को बोलेंगे पॉलीमेराइजेशन। यानी पॉलीमेराइजेशन क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने के बाद एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमेराइजेशन, जिसको पॉलीमर्स बोलते हैं ना, बिगर मॉलिक्यूल को पॉलीमर्स बोलेंगे। तो ये देखिए इथीन है, ढेर सारी इथीन होगा, है ना, ये ढेर सारी इथीन हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपस में क्या करेगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद एक बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा जिससे आप क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। तो व्हाट इज पॉलीमेराइजेशन एग्जांपल, मतलब डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, और अगर आप ये लिख देते हो तो और अच्छी बात है, ठीक ना, तो आप इसे जरूर लिखिएगा, आपका मार्क्स भी इंप्रूव होगा और आपके नॉलेज एफिशिएंसी को भी पता किया जाएगा, ठीक है ना, कि आपने अच्छा, आपके पास नॉलेज है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में जब इथीन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो देखिए क्या बन रहा है, C2H4OH2। अब देखिए यहीं पर देखिए जब हम लोग एडिशन ऑफ वाटर कर रहे थे तो इथीन वाटर के साथ कंबाइन करके इथेनॉल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए यही इथीन जब वाटर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, 1,2 इथेन डाइओल बना रहा है, ठीक ना। ओके, अच्छा, ये जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये आपका डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। नाउ
एक लास्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंबसन ऑफ इथीन, यानी कि इथीन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करेगा। आपको यहाँ पे पूछ दे कि ये एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक बोलिएगा, रीजन क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे सूटी फ्लेम और पेल ब्लू फ्लेम क्यों दिया है? आपका जब ये नॉर्मली जब बर्न होता है तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, यानी कि कोई उसमें सूट के पार्टिकल्स, सॉरी सूटी फ्लेम हो, सूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉरी। और पेल ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस करेगा? जब इसको और ज्यादा एक्सेस एयर मिले, यानी एक्सेस ऑक्सीजन मिले, तो उस केस में ये पेल ब्लू फ्लेम कलर देगा। तो ये दोनों फ्लेम आप याद रखिएगा, सूटी फ्लेम कब देगा और पेल ब्लू फ्लेम कब देगा। एक्सेस वाटर में पेल ब्लू फ्लेम देगा और ऑर्डिनरी एयर में, यानी कि ऑर्डिनरी एयर का मतलब यहाँ पर आपका जो है लिमिट अमाउंट में जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक ना, तो वहां पर आपका सूटी फ्लेम देगा। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं एक आखिरी टॉपिक की जिसका नाम है यूजेस ऑफ इथीन, है ना, कि इथीन का क्या यूजेस है। देखिए, सबसे पहला तो पॉलिथीन बनाने में काम आता है, दूसरा फ्रूट्स के राइपनिंग में काम आता है, फलों को पकाने में काम आता है, इसके अलावा सिंथेटिक केमिकल्स बनाने में काम आता है। इसके बाद ऑक्सी इथिलीन फ्लेम भी प्रोड्यूस किया जाता है इससे, जिसका यूज मेटल्स को कट करने में, मेटल्स की बिल्डिंग करने में भी काम आती है। उसके बाद आपका जो इथीन है उसको इथेनॉल में चेंज करते हैं हम लोग, और उस इथेनॉल को एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हम लोग कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स में यूज में लेते हैं। फिर इपॉक्सी इथेन भी बनाया जाता है इथीन से, जो आपका डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके यूजेस थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कीन भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने अल्कीन की कुछ बेसिक बातें देखा कि ओलेफिन्स क्यों उसको बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बातें सीखा। उसके बाद हम लोगों ने इसके जो अक्रेंस है, अक्रेंस के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने आइसोमर्स के बारे में देखा, होमोलोगस सीरीज देखा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आ गए इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन पर, जिसमें हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल देखा, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखा, है ना। उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3-4 पॉइंट अच्छे से देखा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए, जिसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन देखें, कंबसन रिएक्शन देखें, है ना। हम लोग उसके बाद पॉलीमराइजेशन देखा, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा, ये सारा कुछ देखा, और लास्ट में हम लोगों ने यूजेस भी देखा। इस तरह से अल्कीन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, आपका अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पार्ट और है, एक अल्काइन बचा हुआ है, एक अल्कोहल है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक एक लेक्चर सबका मिलेगा और आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है, नोमेनक्लेचर इसमें इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नोमेनक्लेचर अभी भी जिसका अच्छा नहीं है, नोमेनक्लेचर का एक कंप्लीट वीडियो दिया गया है, आप उसको जाकर के अच्छा कर लीजिए नोमेनक्लेचर को, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन था इस चैप्टर का, जिसके आपके 2 लेक्चर मिल चुके हैं, एक आपका जो है अल्केन का मिल चुका है, अब एक अल्कीन का मिल चुका है, तो 4 लेक्चर हो चुके हैं। आपको 2 से 3 लेक्चर और मिलेगा और आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तब जाकर के आपका 12 से 15 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सेल्फ टेस्ट जब लगता है तो सेल्फ टेस्ट जरूर लगाइए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।